हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। तो आज तक आप सभी बच्चों ने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत पद विचलन रीति के बारे में, गणना प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। किस प्रकार से या किस सूत्र के माध्यम से समांतर माध्य की गणना जो पद विचलन रीति है उसके द्वारा की जाती है। आज मैं आपको एक उदाहरण, एक प्रश्न देकर समझा देता हूँ किस प्रकार से गणना की जाती है समांतर माध्य की। तो हेडिंग डालिए समांतर माध्य गणना पद विचलन रीति से। यानी लीजिए समांतर माध्य संकेतांक x बार है, आप सब विद्यार्थियों को पता है कि गणना कौन सी थी, जो तृतीय जो रीति बताई गई थी हमारी पद विचलन रीति। कहने का तात्पर्य है स्टेप डेविनेशन मेथड। पद विचलन रीति के माध्यम से समांतर माध्य की जो गणना किस प्रकार से की जाती है। गणना करने से पहले मैं आपसे विद्यार्थियों को मैं बता दूं, आपसे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल को, जो हमारा चैनल इन्वेंशन क्लासेस, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा। और कोई अन्य तथ्य बिंदु के बारे में आपको अब तक आपने जो पढ़ा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। ठीक है बच्चों, अब अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले मैं एक बार पुनः सूत्र बता देता हूं। फॉर्मूला जो हमारा है यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या है हमारा, जिस सूत्र के द्वारा पद विचलन रीति से समांतर माध्य की गणना की जाएगी। एक बॉक्स है हमारा सूटकेस, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी कोमा एक्स अपॉन एंड मल्टीप्लाई आई। एक सूत्र मैंने आपको यह बताया था। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा लिख लीजिए, या x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई। दोनों सूत्र सेम टू सेम ही हैं। दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप पद विचलन रीति की गणना कर सकते हो। अब प्रश्न क्या है आपकी जो 6 राइटर वाली बुक में, उस बुक के अनुसार जो हमने पूर्व वाले प्रत्यक्ष रीति, सॉरी अखंडित जो श्रेणी थी हमारी, तृतीय रीति जो बताई गई थी, अखंडित श्रेणी में जो 4 रीतियां बताई गई समांतर माध्य ज्ञात करने की, प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति, पद विचलन रीति और आकलन रीति। तो पद विचलन रीति के द्वारा हल किया जाएगा। पद विचलन जो रीति है इसका प्रयोग सतत श्रेणी में ही किया जाता है, इसका आपको पता होना चाहिए। इसका मैं पहले पूरे बता भी चुका हूं, नहीं बताया तो कोई लिख लेना एक बार। पद विचलन रीति का प्रयोग सतत श्रेणी में ही किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था आपकी 6 राइटर वाली बुक के अंदर। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समंकों से निम्नलिखित समंकों से समांतर माध्य की गणना पद विचलन रीति से करो। पद विचलन रीति के माध्यम से समांतर माध्य की गणना करनी है। हमारे पास जो समंक, जो सूचनाएं, जो आंकड़े दिए गए, क्या क्या दिए हैं वो लिख लीजिए। एज इन ईयर, एज दी हुई है इन ईयर सालों के अंतर्गत,
एज का जो ग्रुप बनाया गया है वह कहाँ से स्टार्ट है वो भी लिख लीजिए। और जो दूसरा समांक जो दिया हुआ है जो हमारा आवर्तीय कहलाता है वह हमारा क्या है, नंबर ऑफ पर्सन। ये दूसरा आंकड़ा है, समांक है जो हमारे आवर्तीय कहलाएगा। प्रथम जो एज वाला जो ग्रुप दिया गया है जहां पर कौन कौन से एज वाले ग्रुप है उसमें है हमारी संख्या 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये हमारे पास समांक ईयर दी हुई है। उनकी जो नंबर ऑफ कितने कितने साल के अंदर कितने कितने व्यक्ति इसमें सम्मिलित है वो आंकड़े दिए हैं, वो भी लिख लीजिए। 2, 4, 4, 8, 6, 3 और 2। ये हमारे पास समांकों के जो बारंबारता है जो आवर्ती है वो दी हुई है। अब इसका हम समाधान करते हैं। मेरे साथ साथ चलना विद्यार्थियों, समझते रहना, लिखना बाद में, पहले समझ लेना कि हमारे चैनल का सबसे जो प्रमुख उद्देश्य वो यही है कि विद्यार्थियों को सांख्यिकी के प्रत्येक बिंदु के बारे में भली प्रकार से समझाना, ताकि वह दोबारा अन्य किसी किताबों का, टीचर का, क्लासों का सहारा नहीं ले सके, वह पूर्ण रूप से बिंदु के बारे में समझ जाए। समाधान करते हैं इसका हल। सबसे पहले एज लिख लीजिए सभी विद्यार्थी जो ईयर में दी हुई है। एज ग्रुप हमारे पास दिया हुआ है बच्चों 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये हमारा एज ग्रुप दिया हुआ है। जहां हम एक वर्किंग नोट्स बना लेते हैं जो हमारी कैलकुलेशन जब हम करेंगे उस समय हमारे सहायता प्रदान करेगा कि हमें कैलकुलेशन करनी है, किस प्रकार से करनी है, क्या चीजें करनी है। एज इन ईयर के बाद हमें हमारा नियम के अनुसार जो हमारा जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम के अनुसार हमें सबसे पहले मिड वैल्यू ज्ञात करनी होगी। मिड वैल्यू ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको पूर्व वाले क्लास में से विद्यार्थियों को बताया भी है, प्रत्येक क्वेश्चन बताया, फिर मैं पुनः बता देता हूँ। एमबी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला बताया गया है वो क्या है बच्चों, फॉर्मूला है और इंक निकल गई थी, ठीक है। फॉर्मूला बताया गया हमारा L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 का मतलब पता है इसे विद्यार्थियों को, L1 बराबर लोअर लिमिट और L2 बराबर अपर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट उल्टा दे दिया मैंने, L2 लोअर लिमिट, L1 अपर लिमिट, ठीक है। अब प्रथम वर्ग के देखा जाए, प्रथम वर्ग हमारा 10 से 20 है। 10 से 20 वाले वर्ग के निकालेंगे तो L1 तो हमारी हो गई लोअर लिमिट यानी 10, L2 हमारी हो गई 20 अपॉन 2, 10 और 20 30 अपॉन 2 बराबर 15। तो हमारा जो मध्य मूल्य ज्ञात कर रहे हैं हमारा इसका, यानी जो हमारा x वाला मूल्य कहलाएगा, कि मैं पूरा बता चुका हूं, तो इससे कितना जाएगा 15। उसी प्रकार मैंने एक तरीका और बताया था, जब सभी वर्गों के मध्य में, आपको याद हो कि जब सभी वर्गों के मध्य में अंतराल समान पाया जाता हो, ऐसा अंतराल समान हो, तो आप छोटा सा समाधान ये भी कर सकते हो जल्दी एमवी निकालने के लिए। अंतर कितना है, 10 का आधा कर लो, 10 का आधा होता है 5। अब 5 वाले मूल्य को सभी L1 के अंदर जोड़ते हुए चले जाओ तो आपकी मिड वैल्यू अपने आप स्वतः ही ज्ञात हो जाएगी। देखो अंतर 10 का है, 10 का आधा क्या हमने 5, 5 उसमें जोड़ो 20 और 5 25, 30 और 5 35, 40 और 5 45, 50 और 5 55, 60 और 5
65, 70 और 5 75। ये हमारी क्या ज्ञात हो गई बच्चों, एमबी ज्ञात हो गई। अब आवर्तियां लिख लो, आवर्तियां कितनी कितनी है, एफ नंबर ऑफ पर्सन 2 4 4 8 6 3 2, ये हमारी आवर्तियां दी हुई है। आवर्तियां दी हुई है, आवर्तियां टोटल ज्ञात कर लो, हमें आवर्तियां टोटल से हमें काम होगा। सिग्मा एफ कह दो या एन कह दो, कितना है जोड़ लो, 4 2 6 6 4 10 18 20 4 24 25 27 28 29, जोड़ जोड़े बस विद्यार्थी चेक कर लेना बच्चों। ठीक है, एफ निकल गई। एफ करने के बाद हमें विचलन ज्ञात करना है, यानी डीएक्स, डीएक्स ज्ञात करना है। डीएक्स निकालो, डीएक्स निकालने से क्या है, पहले हमें ए का चयन करना पड़ेगा। ए का चयन किसमें से किया जाता है, या तो आपको पता होगा ही ए का चयन किस आधार पे किया जाता है, और एक्स में से ए घटाने पर डीएक्स आ जाता है, ये पता है, आपको मैंने बताया था। ए का चयन किसमें से किया जाता है, मैंने नोट में लिखाया था पूर्व वाले क्लासों में। कल्पित मान जो लिया जाता है वह एक्स वाले मूल्य में से लिया जाता है। आपकी आवश्यकता हो, यदि आप दूसरा लेना चाहते हो तो आप दूसरा भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतिम वाले मूल्य से बड़ा नहीं होना चाहिए और पूर्व प्रथम वाले मूल्य से छोटा नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। मध्य मूल्य लेने में आपको थोड़ा सुविधा हो जाती है, तो हमने ले लिया 45। ए हमने क्या ले लिया बच्चों, 45 हमने ए ले लिया है। इस 40 वाले ए के मूल्य के आधार पर ही मान रखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक छोटा सा तरीका है, एक नोट कह सकते हो आप अपने रूप में, यहां लिख देता हूं मैं नोट रूप में। पता नहीं पूर्व वाले क्लास में मैंने बताया नहीं बताया, लेकिन ध्यान रखना कि विचलन ज्ञात करते समय कल्पित मान मध्य का मूल्य लेकर उसका विचलन 0 मानकर उसके ऊपर की तरफ माइनस वाले संकेतांक और नीचे की तरफ प्लस वाले संकेतांक। ठीक है बच्चों, ऊपर की तरफ ऋणात्मक वाले विचलन जैसे -3, -2 और -1 व धनात्मक अर्थात धनात्मक जो विचलन लिए जाएंगे वे उसे हम +3, +2, +1 रख सकते हैं। ये ले लिया हमने, dx को मान निकाल, dx को माइनस निकालना है हमें, तो x - a डिवाइड बाई i। ठीक है बच्चों, मैंने इसे नोट के अनुसार, नोट दिखाई दे रहा है, ये नोट शायद पूरे में बताया नहीं बताया, पता नहीं, मैंने बिल बता दिया है। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना है इसको। इस नोट के द्वारा क्या कर लेंगे, जो हमने 45 लिया है, इस मध्य वाले मान का जो विचलन लिया जाएगा, इस विचलन वाले मूल्य को 0 मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा बच्चों, इसको 0 मान लिया जाएगा। ऐसे ऊपर वाले मूल्य को -3, -2, -1, इसे क्या मान लिया जाएगा, +1, +2, +3। इस प्रकार से इनके मान रख दिए जाते हैं। समझ आएगा सभी विद्यार्थियों को। इस प्रकार से इनके बाद मान निकाल दिए। अब ये मान निकाल लेने के बाद हमारा जो स्टेप आ जाता है, इस मान को हमें आवर्तियों से करना पड़ेगा बच्चों, गुणा करना पड़ेगा, अर्थात मल्टीप्लाई वाली प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, वो मान निकाल लो यहाँ पर,
मल्टीप्लाई करेंगे इसको dx कोमा x मल्टीप्लाई f ज्ञात करेंगे तो भाई क्या ज्ञात हो जाएगा, f dx ज्ञात हो जाएगा। और हमें इसी की आवश्यकता है। f डैश निकाल लो, f कहाँ है, ये रहा, dx कोमा कहाँ है, ये रहा, dx कोमा है ये हमारा है, इसको गुणे से 2 एकम 2, इसका माइनस पे मैंने एक नोट लिखाया था कि माइनस और प्लस का खास तौर पर हमें ध्यान रखना है, तो माइनस प्लस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 2 में से 2 गुणा 1 2, 4 गुणा 2 माइनस का 8, 4 गुणा 3 माइनस के 12, 8 गुणा 0 0, 6 गुणा 1 6, 3 गुणा 2 6, 2 गुणा 3 6। यहाँ तो सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं। प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लो, माइनस की जोड़ लो, पता लग जाएगा कितना आया। प्लस प्लस से कितनी हुई 18, माइनस कितनी हुई 12 और 8 बीच तो 22, 22 हमारा माइनस का संकेतांक हो गया। ठीक है, टोटल कर लीजिए, सिग्मा एफ डी कोमा एक्स बराबर माइनस का 22 और प्लस का 18, कितना आया माइनस के 4, माइनस का 4 आ गया हमारा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा पूरी वैल्यू आ चुकी है सूत्र के अनुसार। अब सूत्र के अंतर्गत मूल्यों को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता हूँ। ये नोट सुविधा के लिए दिखाया गया है, केवल सुविधा अनुसार। यदि आपको संख्याओं को छोटा करना है उस जगह पर आप इस नोट का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से मान स्थापित नहीं करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। अंतराल देखो आई हमारा कितना है 10 है ही, ऐसे नहीं करना चाहो तो आप अलग तरीका में बता देता हूं मैं। पहले कर लो 15 माइनस 45 कितना हुआ देखो, तीस आया। 30 में हम किसका भाग देंगे, एक 2 3, यहां से भी थोड़ी सी गलती होगी बच्चों, जो सही कर लेना। ठीक है, क्या हो गई देख लो एक बार, ऊपर से चलना है हमको। 1 2 3 गुणा करो एक बार, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 6 4 10 8 18। अब सही आ रहा है, 18 प्लस का और 18 माइनस का, अब परफेक्टली हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो आप ऐसे ज्ञात करना चाहो तो ऐसे हो सकता है। ए हमारा कितना है बच्चों, मैं इसकी दूसरी प्रक्रिया बता रहा हूं। ए हमने लिया 45, ठीक है। आई हमारा अंतराल है ही, आई कैसे निकाला जाता है, आई निकाला L2 में से L1 घटा दो तो आई हमारा आ जाएगा। तो प्रथम वाले वर्ग की जो हमारी ये है L2 कितनी है 20, 20 माइनस 10 बराबर 10, 10 आई आ गया। ठीक है, देखो मैं बताऊं आपको, ये नोट लिख लो यहाँ पर भी आप एक तरह से देखो कैसे। चलो यहाँ लिख देता हूं मैं नोट आपको, एक नोट यहाँ देख लो, डी एक्स को डी कोमा एक्स निकालने के लिए। क्योंकि आप ऐसे, मैंने तो इस तरीका बताया नोट डालकर, ये संख्याओं को छोटी करने के लिए किया जाता, अपनाया जाता है इस तरीके को। वैसे भी आप निकालना चाहो तो देखो, ए आपका 45 है ही, आई आपने निकाल लिया 10, ए एक्स माइनस ए अपॉन आई। एक्स कितना है बच्चों, प्रथम वाले वर्ग का एक्स हमारा कितना है 15, 15 माइनस ए कितना आया 45 अपॉन आई कितना है 10, 15 माइनस के कितने बच गए 30, 30 में 10 का बाकी तो माइनस कितना आया 3 आ गया, माइनस का 3। यहाँ तो व्यवस्थित बांट रहा है, क्यों बैठ रहा है यहाँ व्यवस्थित इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर समान वर्ग है कि 3 नीचे हो गए 3 ऊपर हो गए। अपवाद स्वरूप मान लो 4 संख्याएं दे दी गई है तो आप क्या करोगे, उस जगह भी आप ये तरीका भी अपना सकते हो और इस प्रकार से भी मान ज्ञात कर सकते हो। -3 हो गया प्रथम वाले वर्ग का,
इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात। अब सूत्रों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। दूसरा नंबर बताऊं क्या? दूसरा देखो, प्रथम वाला ये, दूसरा ये देख लो। दूसरा वाला कितना है बच्चों? 25। तो 25 माइनस 45 अपॉन 10। 45 कहां से आया? ए का मान 45। 10 कहां से आया? आई। आई कैसे निकाला ये बता दिया मैंने। आई कैसे निकाला, ये आई गणना हो गई, ये एम बी गणना हो गई। ठीक है, तो 25 में कितने बचे? 20। 20 में 10 का भाग दे कितना आया? माइनस का 2। माइनस का 20 था ना, ये माइनस का 2 आ गया। इसी प्रकार 3 2 1 3 2 1 2 3 हो जाएगा। समझ आ गया? चलिए बच्चों अब लगता है सूत्र मान। x बार बराबर, सूत्र क्या है ये लिखा हुआ है आपके पास, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स एक्स अपॉन आई अपॉन एन मल्टीप्लाई आई। ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र के द्वारा आप गणना कर सकते हो। कैसे? देखिए x बार बराबर a कितना आया है? 45। 45 बहुत अच्छी बात। प्लस एफ डी एक्स कितना आया? 0। प्लस प्लस का 18 था, माइनस का 18 था। दोनों संख्या बराबर है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा? 0। 0 अपॉन एन कितना आया? एन हमारा ये रहा 29। मल्टीप्लाई आई कितना है? आई हमने यहाँ निकाला, ये रहा आई हमारा। आई बार कितना है बच्चों? 10। तो गुणा 10। तो एक्स बार बराबर 45 प्लस 0 गुणा 10 अपॉन 29। एक्स बार बराबर 45 प्लस किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 ही आता है। तो 45 प्लस 0 अपॉन 29। तो एक्स बार बराबर 45, भाग देने पर भी क्या आएगा बच्चों? 0 ही आएगा। तो एक्स बार बराबर क्या आ गया? 45 इज द आपका आंसर। अब देख लो समझ में आ गया? तो यहाँ समझ में आया किस प्रकार से एक्स बार हमारा जो मान आया 45 आया। आपको शायद याद हो तो जब हमने प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत भी यही उदाहरण लिया था, उस समय भी हमारा समांतर माध्य 45 आया था। जब हमने लघु रीति के माध्यम से किया था उस समय भी हमारा मान 45 ही आया था। अब जब हमने पद विचरण रीति के माध्यम से समांतर माध्य की गणना की गई है तब भी हमारा मान ही 45 आता है। तो इन तीनों बार एक समान रूप से उत्तर आने पर हमारे यहाँ मन मस्तिष्क में एक बात पट हो जाती है कि जब समांतर माध्य की गणना इन तीनों रीतियों माध्यम से, तीनों रीति कौन कौन सी हो गई? प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और पद विचरण रीति, तीनों रीतियों के माध्यम से करने पर सबका उत्तर समान इक्वल ही आएगा। अंतर में कोई अंतर, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। इस प्रकार से समांतर माध्य की गणना कर सकते हो। लिखना चाहो तो मैं आपको एक नोट और लिखा सकता हूं, वो क्या है वो भी लिख लीजिए। नोट समांतर माध्य तीनों रीतियों से समान ही आएगा। यानी अपवाद वाली स्थिति आएगी जब समांतर माध्य में कुछ अंतर होगा, नहीं तो समांतर माध्य में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं पाया जाएगा। तो ये तुम्हारी हो गई आज जो हमारी रीति बताई गई थी, तृतीय रीति पद विचलन रीति के द्वारा समांतर माध्य गणना। प्रथम स्टेप हमारा ये बता दिया, सेकंड मैंने बता दिया आपको मिड वैल्यू कैसे ज्ञात की, आई हमने कैसे ज्ञात किया, ए हमने कौन सा लिया है, ये हमारा ए वाला मूल्य था। ठीक है बच्चों, और यदि आप dx की गणना करना चाहते हो विचरण की, तो विचरण गणना यहाँ हो ही गई, लिख सकते हो विचरण गणना। ये आपकी विचरण गणना हो गई। विचरण गणना कर लिया आपने, इसके बाद -3 आ गया, -2 आ गया, उसी प्रकार -1 आ जाएगा। यहाँ 0 पर 1 2 3 धनात्मक,
मैंने आपको एक नोट लिखाया था कि धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों को ध्यान में रखना है, धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों को ध्यान में रखते हुए समांतर माध्य की गणना करनी है। तो हमने ध्यान में रख लिया और हमने गणना कर दी है। समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात, परफेक्टली आ गया हो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अन्य कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो इस प्रश्न के उत्तर में तो बता दीजिए ना कल परसों तक आप सभी विद्यार्थी, ताकि मैं आप सभी को दोबारा अपना एक बार एक क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल और देख के समझा दूं। हो सका तो मैं आगे आने वाली क्लास के अंतर्गत जब कल हमें क्लास ली जाएगी तो मैं आपको एक उदाहरण बता दूंगा, ताकि आप मन मस्तिष्क में पद्मचंद द्वितीय के बारे का जो पद्मचंद द्वितीय का जो भूत चढ़ा हुआ है, कुछ विद्यार्थी कई बार कहते भी हैं, ओपन नंबर जो बच्चे पढ़ने आते हैं अभी हमारे पास, वो बच्चे कहते भी हैं कि सब पद में थोड़ी कठिन सी लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, इजी वे है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सभी को? बहुत अच्छी बात। आप आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को समझ आया होगा। वेरी गुड, लिख लेना, नोट कर लेना, लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? बहुत अच्छी बात। इसी पर आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।